बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी उस कंट्रोवर्सी पर बयान दिया है जिस पर विपक्ष ने बहुत हल्ला बोला था। आपको याद होगा कि वो मुख्य न्यायाधीश के घर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर वो गणपति पूजा के लिए चले गए थे और तब कहा गया था कि ये तो सेक्युलरिज्म के लिए खतरा है। बड़ा खराब संदेश गया कि दो भारत की सबसे उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस तरीके से एक प्राइवेट रिलीजियस फंक्शन के अंदर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस पर बोला है, सुने। पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। साथियों, हमें साथ मिलकर अभी कई बड़े मुकाम हासिल करने हैं। हमें उड़ीसा को, अपने देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। ओडिशा बांसी करो समर्थनो पोइमो चिरऋणी मोदी रो अस्सा सारा भारत कोइबो सुन्नारो ओडिशा। मुझे विश्वास है विकास की रफ्तार आने वाले समय में और तेज होगी। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय जगन्नाथ। आज उड़ीसा में है प्रधानमंत्री, वहां उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इस कंट्रोवर्सी पर खामोश थे, जबकि यही कहा गया कि प्रधानमंत्री को जाना ही नहीं चाहिए था ऐसे निजी कार्यक्रम में और पूजा के कार्यक्रम में खास तौर पर। इससे गलत संदेश गया। बहरहाल उन्होंने अपना स्टेट बिल्कुल साफ कर दिया कि इनको मेरे गणपति पूजा से भी ऐतराज है। आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इसके अलावा आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, तो आज सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। और हमारे साथ इस सरकार के एक बड़े प्रमुख चेहरे अश्विनी वैष्णव जी जुड़ रहे हैं। देश के रेल मंत्री हैं, इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर भी हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और सरकार के 100 दिन पूरे हुए, उस पर आपको बधाई भी। अब विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो यू टर्न वाली सरकार है, क्या काम किया होगा 100 दिन में? अगर आप इन 100 दिनों का देखें, बहुत ही हर एक फील्ड में, हर मंत्रालय में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। अगर आप रेलवे की बात लें तो रेलवे में 12 नए प्रोजेक्ट, जिसमें 11 नई लाइनें और एक मल्टी ट्रैकिंग का प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ के सैंक्शन हुए हैं। 16 नई वंदे भारत ट्रेन चल चुकी है। 108 गाड़ियों में जनरल कोच बढ़ाए गए हैं। 12,500 जनरल कोच सैंक्शन हुए हैं और एक नई नमो भारत रैपिड रेल लॉन्च हुई है, आरंभ हुई है। वंदे भारत का स्लीपर वर्जन कंप्लीट हुआ है, जिसकी अब टेस्टिंग और ट्रायल होंगे। और दुनिया में सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज, चेनाब ब्रिज कंप्लीट हुआ, कमीशन हो गया है। 900 किलोमीटर ट्रैक्स को अभी नए बनाए गए हैं और 100 डिजिटल स्टेशन बनाए गए। 309 लोकोमोटिव प्रोड्यूस हुए हैं। 1,600 कोच और 10,000 वैगन कंस्ट्रक्ट हुए, मैन्युफैक्चर हुए हैं। पूरे देश भर में यूपीआई से टिकटिंग की सुविधा हुई है। यात्रियों को अच्छा खाना मिले। 164 बेस किचन बनाए गए। सामान की ढुलाई के लिए 10 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ऑपरेशनलाइज हुए हैं और 58,642 वैकेंसीज पे एम्प्लॉयमेंट का काम चालू हुआ है। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत विराट काम है।
मैं रेल की बात करता हूं सर। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक भी दिन नहीं जाता जब कहीं कोई ट्रेन डिरेल नहीं होती या एक्सीडेंट नहीं होता उसका। पिछले 100 दिनों में 38 ट्रेन हादसे, 21 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है इसके साथ साथ कई जगहों पर रेलवे ट्रैक्स को अवरुद्ध करके उसके सामने कोई चीज रख के, कभी गैस का सिलेंडर रख दिया, कभी पेड़ का मोटा तना रख दिया। ऐसे भी ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। देखिए, कोई भी घटना हो उसके डीप गहराई में जांच करके रूट कॉज तक पहुंचना, ये हमारा संकल्प है। और हर एक किसी भी घटना में हम पूरे उसके जड़ तक जाते हैं। अगर सिर्फ संख्या की बात करें तो इस दौरान इन 100 दिनों में 97,600 इंस्पेक्शंस किए गए, 90,000 सिग्नलिंग प्लान्स को वेरीफाई किया गया है, 2,500 किलोमीटर के ट्रैक्स को रिन्यू किया गया है। और अगर 1 अप्रैल से यानी इस फाइनेंशियल ईयर में देखें तो 1,80,000 किलोमीटर के रेल ट्रैक का अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया है। और करीब 11 लाख वेल्डिंग पे कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो उसको जांच करने के लिए 11 लाख वेल्डिंग जॉइंट्स पे अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया है। 990 रेलवे ब्रिजेस को रिहेबिलिटेट किया है। नई तकनीक की फेज्ड अरे अल्ट्रासाउंड मशीन, 20 न्यू फेज्ड अरे अल्ट्रासाउंड मशीन्स रेलवे नेटवर्क में इंट्रोड्यूस की है। 5,300 फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाए हैं। और जो ट्रैक की फिटिंग्स होती है उसके क्वालिटी चेक इंट्रोड्यूस किए देश भर में। हार्डशिप और रिस्क अलाउंस बढ़ाया ट्रैकमैन का 25% से। साथ ही साथ कवच के जो वर्जन 4 फाइनल हुआ 16 जुलाई को किया उससे फाइनल, और उसमें 10,000 लोकोमोटिव और 9,600 किलोमीटर ट्रैक पे लगाने का काम चालू हुआ है। और पहले बड़े मैसिव स्केल पे जो कवच की कमीशनिंग चालू की गई थी 2022 में, उसमें से 632 किलोमीटर मथुरा से पलवल और मथुरा से नागदा वो कंप्लीट हुआ है। और परसों सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में कवच वर्जन 4.0 108 किलोमीटर का भी फाइनल हुआ है। एक मैसिव ड्राइव की तरह काम चल रहा है। कांग्रेस के समय में जहां 171 एक्सीडेंट साल के होते थे एवरेज, आज वो संख्या बहुत घट के 40 पे आ गई है। लेकिन हमें उस पर संतोष नहीं करना है। हमें हर एक प्रयास करना है जिससे कि बिल्कुल 100% सेफ्टी की तरफ बढ़ना है। सर, मैं जो बात पहले कह रहा था उस पर मैं चाहूंगा जरूर आज आपका कोई स्टेटमेंट आए कि जितनी हमने पिछले कई महीनों में वाकये देखे, रेलवे ट्रैक्स के सामने कोई ना कोई चीज रख करके हादसा हो जाए, ऐसी कोशिश की गई। कई मामले पुलिस की जांच में भी आए हैं। मेरे ख्याल में एनआईए के पास भी एक या दो मामलों की जांच पहुंच चुकी है। क्या कोई होलिस्टिक जांच हो सकती है कि इसके पीछे कहीं कोई बड़ी साजिश है, उसका पता लगे? हाँ, इसकी होलिस्टिक जांच हो रही है। एनआईए, राज्य की पुलिस और रेलवे की पुलिस सब मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं। और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सर, आपने बताया भी कितनी नई वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो लॉन्च हुई हैं। बहुत ज़्यादा लोगों में देश के अलग अलग हिस्सों में एक एक्साइटमेंट होती है मेट्रो को लेकर के, तो उसके बारे में अगर आप बता दें। ये बड़े शहरों के अलावा टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर हमारा मेट्रो का काम जो है वो कहाँ कहाँ चल रहा है और कहाँ तक पहुँचा है? मेट्रो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि 10 साल पहले अगर हम देखते थे तो बहुत ही कम शहरों में, गिने चुने शहरों में होता था। आज करीब 18 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क बढ़ गया है। और अभी हाल ही में इन 100 दिनों में पुणे में, ठाणे में, आपके बेंगलोर में, इन सब के मेट्रो नेटवर्क को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम भी हुआ है। और एक अच्छी शुरुआत हुई है जिसका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल लॉन्च किया, नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल 2 बड़े शहर जो कि 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी पे होंगे, उनके बीच में बिल्कुल मेट्रो की तरह हाई फ्रीक्वेंसी पे, अच्छी स्पीड पे और अच्छी क्वालिटी की सर्विस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, जो कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को अफोर्ड कर सके, ऐसे फेयर पे ये चालू हुई। और बहुत अच्छा इसका कल से जो पहली ट्रेन चली, पैसेंजर्स का बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो ये भी एक अपने आप में जो सबर्बन सर्विसेज हैं, जो मेट्रो टाइप सर्विसेज हैं और जो शहर के अंदर और 2 शहरों को जोड़ने वाले
नज़दीक के शहरों को जोड़ने वाली सर्विसेज है, उसमें ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा इससे। सर, जो जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है कि 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर इस वक्त काम शुरू हो चुका है पिछले शुरुआत के 100 दिनों के अंदर, उसमें 11,11,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है। इसका सीधे सीधे नौकरियों पर, जॉब क्रिएशन पर कैसा असर पड़ेगा? बहुत असर होता है जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उसमें डिज़ाइनर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, सेफ्टी वालों के लिए, सभी के लिए नए जॉब्स की क्रिएशन होता है। साथ ही साथ अगर आप देखें इस बजट में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, एक बहुत बड़ा इंटर्नशिप का कार्यक्रम, स्किलिंग का कार्यक्रम, फर्स्ट टाइम सैलरी का कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम लॉन्च हुए हैं। और साथ ही साथ पीएलआई से जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, सब में नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। और अभी 12 नए बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स का भी अप्रूवल हुआ है इन 100 दिनों में। इन 100 दिनों में जो अप्रूवल्स हुए बड़े, उसमें से 12 नए इंडस्ट्रियल जोन्स तैयार होंगे जो कि हाईवे और रेलवे से कनेक्टेड हैं, और वहाँ पर मैसिव बड़े तादाद में मैन्युफैक्चरिंग के नए जॉब्स क्रिएट होंगे। सर, ये जो इस सरकार ने लेकिन अपने ऊपर एक बहुत एम्बिशियस जिम्मेदारी ली है भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने का। अभी सेमिकॉन इंडिया 2024 का हमने देखा, प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया था, जहां हम खड़े हैं इसे थोड़ी दूर ग्रेटर नोएडा पर। तो ये आपका जो लक्ष्य है, ये इसके कितना नजदीक पहुंच रहे हैं? ये बहुत ही ज़रूरी है देश के लिए कि एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, वो देश में आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 1962 से जो प्रयास चल रहे थे, फाइनली इसमें सक्सेस मिली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और आज अपने पास 5 यूनिट अप्रूव हो गए हैं और 3 यूनिट्स पे काम चालू हो गया। फिजिकली कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चल रहा है, और डिज़ाइन का काम, नए प्रोडक्ट बनाने का काम, और पूरी दुनिया भर में एक इतना उत्साहवर्धक एंथुजियाज्म है कि भारत में जहाँ टैलेंट इतना है, वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी जितना कई वर्षों से कोशिश चल रही थी, फाइनली सक्सेसफुल हुए। और आगामी 10 वर्षों में भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज़ में से उभर के आएगा। और सेमीकंडक्टर से बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होने से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नॉर्मल व्हीकल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के डिवाइसेस, जो आपके घर में उपयोग होने वाले डिवाइसेस हैं, उन सब के मैन्युफैक्चरिंग का उसमें एक पॉजिटिव मल्टीप्लायर इम्पैक्ट मिलता है। तो लेकिन सर, इसमें हमको दुनिया से कहां से कितना इन्वेस्टमेंट मिला है, और वो जो यूनिट्स इस्टेब्लिश होंगे कहां हो चुके हैं, कहां हो रहे हैं? करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट आया है। और यूनिट्स, 4 यूनिट्स गुजरात में है, 1 यूनिट आसाम में है, और अच्छी इसमें प्रोग्रेस है। और आगामी समय करीब 20 और एप्लीकेशंस अभी आई हैं, जो कि कुछ समय में और उसका अप्रूवल प्रोसेस जो है उसका बहुत ही हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड लोग इसका इवैल्यूएशन करते हैं, वो देखेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे भी कुछ ही समय में गूगल पिक्सल का भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में चालू हुआ है। HP के लैपटॉप और सर्वर्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई है। सर्वर्स की मैन्युफैक्चरिंग मानेसर हरियाणा में, और लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू होगी बहुत जल्दी। गूगल पिक्सल की तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई है। और एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, ये सब राज्य एक बहुत बड़े हब बन के उभर रहे हैं। सर, आप क्योंकि देश के सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि ये मोदी सरकार 3.0 नहीं, ये यू टर्न सरकार है। अब उसके उन्होंने कुछ उदाहरण गिनाए, जैसे लैटरल एंट्री में यूपीएससी का इश्तिहार निकालना, उसको आपने वापस लिया। आप ब्रॉडकास्ट बिल लेकर के आए, उसको आपने वापस लिया। वक्फ का बिल आपको जेपीसी को देना पड़ा है। इंडेक्सेशन बेनिफिट को आपने पहले हटाया, फिर आपने रिस्टोर किया। ये पहले नहीं होता था। तो ये क्या 240 का इफेक्ट है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ पर भी जनता से फीडबैक आता है, उस फीडबैक के हिसाब से काम करते ही करते हैं।
और इसमें कोई, देखिए, अगर लैटरल एंट्री की बात करें तो वो कांग्रेस की बनाई हुई एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अनुसार लैटरल एंट्री का काम चलता था। उसमें एक विषय आया तो उस विषय के बाद में उसको एक नई पॉलिसी ढंग से बने, अच्छे से सोच समझ के और उसमें सुधार किए जाए, इसमें बुराई क्या है। और इस तरह से ये जीवंत सरकार है, ये जन जन की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली मोदी जी की सरकार है और जन जन की आवाज़ को सुनने वाली सरकार है। तो इसमें कांग्रेस विपक्ष आज तीसरी बार फेल होने के बाद में अगर कोई आरोप लगाए, उस आरोप का क्या वैल्यू है? क्योंकि राहुल गांधी ये कहते हैं हमने प्रधानमंत्री को साइकोलॉजिकली ट्रैप कर लिया है। उन्होंने कहा मैं उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, अब वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। अब राहुल जी तो कहाँ कहीं पर भी जाके कुछ भी कह देते हैं। अब उस बात का आप उन्हीं से पूछिए जवाब, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी की तीसरी सरकार, तीसरे टर्म ऐतिहासिक टर्म है। 60 वर्षों के बाद में पहली बार किसी सरकार को तीसरी बार जनता ने मैंडेट दिया है। ये स्पष्ट करता है कि किस तरह से जन जन में मोदी जी के प्रति, मोदी जी की सरकार के प्रति, एनडीए के गठबंधन के प्रति और एनडीए की सरकार के प्रति, एनडीए की नीति और नियमों के प्रति, जो कार्यशैली के प्रति जो जनता का विश्वास है, वो इससे स्पष्ट होता है। सर, मैं ये जानता हूं कि आप अपने काम पर बात करना पसंद करते हैं, आप पॉलिटिक्स पर या पॉलिटिकल बयानों पर ज़्यादा नहीं बात करते हैं, बट स्टिल एक ऐसा इशू है जिसको आपके कॉलीग्स ने उठाया है। 2 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने उसको उठाया। रवनीत बिट्टू ने कहा राहुल गांधी देश के टेररिस्ट नंबर 1 है, इन पर इनाम रखना चाहिए। गिरिराज सिंह जी ने कहा इनके बयान देश विरोधी हैं। राहुल गांधी ने अभी अमेरिका में जाकर के सिखों के लिए जो कुछ कहा हो या जो भी उन्होंने मुलाकातें की हों, भारत सरकार का क्या स्टैंड है उस पर? देखिए, श्री राहुल गांधी जी आज विपक्ष के नेता हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। बहुत ज़रूरी है कि वो हर एक विषय पर, एक देश के बारे में, विदेश में हो या देश में हो, कहीं पर भी हो, देश की नीतियों के बारे में बहुत सोचे समझे तरीके से उनके बयान आने चाहिए। किन से मिले, किन से नहीं मिले, वो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अगर जिम्मेदारी की पोस्ट में रहना है और उसमें जिम्मेदारी को निभाना है तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर इनको जिम्मेदारी निभानी होती तो 10 वर्षों तक जब इनकी सरकार थी तब किसी न किसी एक जिम्मेदारी को वो लेके अपने आप को सिद्ध करते, नहीं किया। ये एक काम करने की पद्धति, भावना, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। देखिए, आरोप लगा के एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, एक विषय से दूसरे विषय पे चले जाना, ये सरल होता है, कोई भी कर सकता है। किसी भी तरह के मिथ्या प्रचार कर देना, झूठे प्रचार कर देना, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन देश को बनाने का एक मेहनत के साथ, एक जो देश की आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए मेहनत करके नीति, नियम, प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूशन, इन सब को करना, वो देश के लिए ज़रूरी है। सर, वो मोदी जी की सरकार कर रही है। राइट सर। सर, ये भी आपसे आज हमको पता चले कि सेंसस को लेकर, जनगणना को लेकर भारत सरकार का क्या इरादा है, कब से ये काम शुरू होने जा रहा है, और उसमें जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जातिगत जनगणना भी होगी? जब भी फैसला होगा आप सबके सामने आ जाएगा। अभी कोई उसका सर रोड मैप नहीं है हमारे सामने, कोई टाइम शेड्यूल? जब होगा तब आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, आज सर होम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि हम इसी कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सारे विषय जुड़े हुए हैं। ये सारे विषय बिल्कुल स्पष्ट तौर पे सरकार की नीतियों के बारे में स्पष्ट तौर से आपके सामने कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा तो आप इसमें विस्तार से बताएंगे। लेकिन सर, 100 दिन सरकार के पूरे हुए हैं। आपने कहा कि काम बहुत अभूतपूर्व हुआ है, बहुत सारे परियोजनाओं पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, चाहे वो रेलवे की बात हो या अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात हो। जाहिर है विपक्ष इस पर सवाल उठाता रहेगा, लेकिन फोकस कहाँ है आपका, थ्रस्ट कहाँ है इस सरकार का इन 100 दिनों में? कहाँ, मतलब अगर आप जनता को बताना चाहें। देश की सुरक्षा पर, देश की आंतरिक सुरक्षा पर, देश की बाह्य सुरक्षा पर,
एक जन जन के जीवन में सुधार लाने पर, एक गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए उस पर फोकस है। मिडिल क्लास परिवारों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसके ऊपर फोकस है। देश का जो फाउंडेशन बनाना है, विकसित भारत 2047 में बने, उसका जो फाउंडेशन बनाना है उस फाउंडेशन पर फोकस है। बहुत धन्यवाद अश्विनी वैष्णव जी, आपने समय निकाला हमारे लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत शुक्रिया सर आपका।